दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है टेल ऑफ टेल्स। मूवी की शुरुआत में पता चलता है यह मूवी 3 कहानियों में डिवाइड है। पहली कहानी है किंग और क्वीन की है, जिन्हें देखकर लगता है कि वह बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि क्वीन को कोई लेडीज प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती और इसीलिए उसके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं होती और वह हमेशा सैड रहती है। अब किंग क्वीन को इतना उदास रहते हुए देख नहीं पाता और इसके लिए कई इलाज करवाता है। कई डॉक्टरों की मदद लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं होता। कोई भी डॉक्टर क्वीन की प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाता और ऐसे में वह क्वीन को खुश रखने की कोशिशों में लगा रहता है। और एक दिन वह अपने महल में सर्कस में काम करने वाले जोकर्स को बुलाता है। वह चाहता है कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर क्वीन का मन थोड़ा हल्का हो जाए और उनकी कॉमेडी के चलते पूरे महल में खुशी का माहौल छा जाता है। इसके बाद पता चलता है कि सर्कस टीम के एक लेडी प्रेग्नेंट है और यह देखकर तो क्वीन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वहाँ से चली जाती है और वह अपने कमरे में जाकर चीजों को फेंक कर तोड़ने लगती है और जोर से रोने लगती है। तब किंग उसके पास आकर उसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ और यह मेरा वादा है। उस रात इन दोनों की यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महल में कोई लंबा आदमी आता है और उनसे मिलकर कहता है कि मेरे पास क्वीन की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। किंग कहता है कि तुम्हारे जैसे पहले बहुत आए हैं, लेकिन कोई कभी कुछ नहीं कर पाया और सभी असफल होकर लौट गए हैं। तब वह आदमी जवाब देता है कि मैं जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कौन सी हद तक जाने के लिए तैयार हो और कौन से लेवल तक जा सकते हो या नहीं। यह सिर्फ आपके हाथों में है। और किंग उससे कहता है कि मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बताओ तो करना क्या है। वह कहता है कि अब आपको एक बच्चे की यानी एक लाइफ की जरूरत है, लेकिन नेचर में हमेशा बैलेंस होना चाहिए और अगर हम बैलेंस नहीं रखते तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि तुरंत बैलेंस हो जाए। तो आपको अगर एक लाइफ चाहिए तो उसके बदले में एक दूसरी लाइफ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और किंग उसकी बात मान जाता है और वह आदमी उसे अगला प्रोसेस बताता है और कहता है कि उसे एक समुद्री जीव को मारकर उसके दिल को निकालकर एक वर्जिन लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको दिल को पकाने को कहना है और क्वीन को उस दिल को खाना होगा और ऐसा करते ही वह माँ बन सकती है। और फिर अगले दिन किंग खुद ही उसके समुद्री जीव को पकड़ने के लिए एक जरूरी कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र में उतरता है और वह गहराई में जाते ही उसे एक जीव का सिर दिखता है। वह एक मॉन्स्टर है जो सो रहा होता है और किंग उसके पास जाकर उसे पर एक चाकू से अटैक करता है और उससे लड़कर उसकी बॉडी को चीरकर फाड़ देता है। लेकिन इस फाइट में किंग भी घायल हो जाता है और वह मर भी जाता है, लेकिन मरने से पहले उस जानवर के दिल को निकालने में कामयाब हो जाता है। और क्वीन दिल को बड़े प्यार से लेकर अपने महल में जाती है और उसे एक वर्जिन लड़की को पकाने को कहती है। जब वह लड़की उसको पका रही होती है तो वह कुछ अजीब सा फील करती है और कुछ ही देर में वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है और दूसरी और क्वीन भी उस दिल को खा लेती है और वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ क्वीन और वह लड़की एक ही समय पर अपने बच्चों को जन्म देती है और दोनों ही बच्चे लड़के हैं। क्वीन की बेटे का नाम एलिस है और मेड के बेटे का नाम जॉन है। और अब 14 साल के बाद दिखाते हैं कि यह दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और टीन एजर बन गए हैं। अब क्वीन भी हमेशा खुश नजर आती है क्योंकि वह एलिस की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है और इसी तरह मेड भी जॉन के साथ बहुत खुश रहती है। अब एलिस और जॉन देखने में ट्विंस लगते हैं और उनके बाल भी बिल्कुल उसी सी क्रेचर के जैसे हैं। और यही नहीं, वह दोनों बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ खेलकर टाइम स्पेंड करते हैं। और इन दोनों को साथ में रहते देखकर क्वीन को अच्छा नहीं लगता और एलिस से कहती है कि तुम एक राजकुमार हो और एक मेड के बेटे के साथ फ्रेंडशिप रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमसे फ्रेंडशिप करने वाले की भी तुम्हारे बराबर के होनी चाहिए। और यह कहकर उसको डांट देती है, लेकिन एलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वह फिर जॉन के साथ खेलने चला जाता है। उसके बाद एक दिन ये दोनों स्विम कर रहे होते हैं। तब पता चलता है कि उनके पास सी क्रेचर जैसी पानी के नीचे सांस लेने की पावर है। और उधर क्वीन जॉन की माँ को बुलाकर जॉन को एलिस से दूर रखने की बात कहती है और यदि ऐसा न हुआ तो मैं तुम दोनों को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगी। और बाद में मेड भी जॉन से यह बात कहती है, लेकिन इस सब का उनकी फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ता और यह लोग पहले की तरह फ्रेंड बनकर रहते हैं। अब एक दिन ये दोनों अपने कपड़ों को एक्सचेंज करके एलिस मेड के घर और जॉन क्वीन के महल में चला जाता है। अब जॉन के महल में पहुँचते ही क्वीन को उस पर शक होता है और वह उसकी बॉडी की स्मेल से उसे पहचान लेती है और जॉन को राज्य को छोड़ने को कहती है और एलिस भी गुस्से में आ जाता है। फिर वह जॉन को जाने से रोकता है और जॉन उससे कहता है कि तुम्हारी माँ ने तो मुझे जाने को कहा है और मुझे जाना ही होगा। फिर एलिस कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब जॉन उसे एक ट्री के पास लेकर जाता है और उस ट्री पर छुरे से काटता है तो देखते ही उसमें से पानी निकलने लगता है
और वह साफ पानी होता है। अब जॉन उसे कहता है, यह देखो, जब तक इस ट्री से ऐसा पानी निकलता रहा तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, और जिस दिन पानी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और मेरी जान को खतरा है। और यह कहकर वो चला जाता है। अब एलिस हर रोज उस ट्री के पास जाकर चेक करता है कि उसमें से पानी निकल रहा है। एक दिन अचानक ट्री से खून निकलने लगता है और यह देखकर जॉन किसी प्रॉब्लम में है। इस बात को समझकर एलिस अपनी माँ को बिना बताए वहाँ से भाग जाता है और जॉन को ढूंढता है, और बहुत जगह पर ढूंढने पर और सब कुछ ट्राई करने के बाद उसे जॉन के घर का पता मिल जाता है और वहाँ एक फंक्शन चल रहा होता है। तब कई लोग उसको जॉन समझकर उसके पास भाग कर आते ही और उसको हक करके इमोशन हो जाते हैं। अब असल में जॉन की शादी भी हो गई होती है और वह अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता है। लेकिन फिर पता चलता है कि 5 दिन पहले जॉन जंगल में गया था और वहाँ से लौट कर नहीं आया। अब यह खबर मिलते ही एलिस जंगल में जाकर जॉन को ढूंढने लगता है। यहाँ महल में क्वीन एलिस को ढूंढ कर थक जाती है और वह फाइनली उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे माँ बनाने के उपाय दिए थे और उसे उसकी हेल्प करने को कहती है। तब फिर से वही बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस चाहिए तो तुम एक बलि देनी होगी, और क्वीन इसके लिए राजी हो जाती है। वहाँ जंगल में जॉन को जख्मी होता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है और एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने आ रहा है। एलिस भी वहाँ पहुँच जाता है और उस मॉन्स्टर की गर्दन पर छुरा घोंपकर उसको मार डालता है और जॉन को बचा लेता है। हम देखते हैं कि मारा हुआ मॉन्स्टर का रूप धीरे धीरे बदलने लगता है और पता चलता है कि वह एलिस की माँ है, यानी क्वीन है। जैसा उस आदमी ने क्वीन को कहा था कि एक जान बचाने के लिए एक जान देने पड़ेगी, ठीक वैसे ही यहाँ उसकी माँ ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई और एलिस महल में लौट आता है और वहाँ का राजा बन जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यह पहली कहानी खत्म होती है और दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में एक किंग को दिखाया जाता है जो बंदूक लेकर शिकार करने के लिए जा रहा होता है, और 2 औरतों को भी दिखाया जाता है जिनका नाम एमा और डोरा है। और किंग एक दिल फेक टाइप का इंसान होता है और वह हमेशा लड़कियों के साथ घूमता फिरता है और वह चाहता है कि हमेशा उसके पास कोई ना कोई लड़की तो होनी चाहिए, और वह खूब शराब भी पीता है। इस हाल में भी वह अपने लायक सूटेबल लाइफ पार्टनर की खोज में रहता है। अपनी होने वाली वाइफ के लिए ढेर सारे पैसे और गहने जमा करके रखता है। अब यहाँ एक छोटे से गांव में 2 बुजुर्ग लेडीज को दिखाते हैं जो सिस्टर है, और बड़ी सिस्टर का नाम डोरा और छोटी का नाम है एमा। डोरा एक सेल्फिश लेडी है और एमा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधे मुंहतोड़ जवाब देने वाली। वह दोनों कभी घर से बाहर नहीं निकलती और उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की। ऐसे चलते बिना शादी के घर में ही रहकर मरना ही था, लेकिन घर के अंदर ही रहने से यह दोनों ज्यादा बात न करने की वजह से इनकी वॉइस बड़ी मीठी हो गई थी। यानी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उनकी आवाज यंग लेडीज की आवाज जैसी है। और ऐसे में एक दिन उनके घर के बाहर से गुजरते समय डोरा अपनी सुंदर आवाज में गाना गाती है और यह वॉइस सुनकर किंग उस वॉइस वाली लेडी यानी डोरा को देखने की इच्छा करता है और वह सीधे उनके घर के दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, एक बार मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा दो। वह तो सोचता है कि यह ऐसी आवाज वाली कोई यंग लेडी होगी। अब डोर नॉक करने वाला इंसान किंग है। यह पता चलते ही दोनों बहनें डर जाती है और सोचती है कि अगर किंग को पता चले कि हम ओल्ड लेडीज हैं, तो वह गुस्से में हमको मार भी सकता है, तो अब हम क्या करें। अब थोड़ी देर बाद ही प्लान बनाती है। अब क्योंकि किंग सिर्फ उनकी आवाज सुन सकता था, वह घर के अंदर से कहती है कि आज नहीं, आज अचानक आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप 1 हफ्ते बाद मुझे बुलाइए तो मैं आऊंगी। और किंग भी यह सुनकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से यह दोनों बहनें अपने सिर्फ एक उंगली को यंग बनाने की कोशिश में लग जाती है और कई तरह के फार्मूला को ट्राई करती है, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और थोड़ी देर के लिए यंग दिखने के बाद वह उंगली फिर से ओल्ड दिखने लग जाती है। अब यहाँ एमा अपनी एक उंगली को काफी समय से अपने मुंह में रखकर उसे चूसती रहती है, तो कुछ दिन बाद देखने पर उसकी उंगली बहुत ही सॉफ्ट और रिंकल फ्री हो जाती है, यंग लेडी की तरह। उन्हें 1 हफ्ता भी हो जाता है और फिर वह किंग दोबारा आता है और उनका दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि 1 हफ्ता बीत गया तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। अब यह लोग सोचते हैं कि अभी हमें नहीं छोड़ने वाला, इसलिए कुछ ना कुछ तो उपाय निकाला ही होगा। तभी तो एमा अपनी सुंदर उंगली को दरवाजे से बाहर करती है और कहती है कि आज सिर्फ मैं अपनी उंगली दिखा सकती हूँ। उस तरफ सुंदर उंगली को देखकर किंग खुशी से पागल हो जाता है और उसको किस करने लगता है और अपनी ड्रीम गर्ल को पाने जैसा फील करता है। पहले आवाज सुनकर उसे प्यार करने वाला अब उसकी उंगली देखकर उसे प्यार करने लगता है और इस तरह दोनों बहनें और भी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि जब किंग को असलियत का पता चलेगा कि हम उसे फंसा रहे हैं, यह तो हमारी जान ले लेगा।
फिर किंग कहता है, मुझे तुम्हें देखना है और तुम्हारे साथ रहना भी है। और डोरा अंदर से आवाज देती है, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी शाय टाइप की लड़की हूँ, मैं रात के समय मिलूंगी और आप ही अरेंज कीजिए कि उस रात कहीं भी कोई दिया जा उजाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर पूरा अंधेरा होना चाहिए और ऐसे में ही मैं आपके साथ रहूंगी। क्या आपको मंजूर है? और किंग कहता है, हाँ बिल्कुल मंजूर है, और चला जाता है। अभी एमा डोरा की बैक पर दिख रहे रिंकल्स को हटाने की कोशिश में लग जाती है। इन बुढ़ापे के रिंकल्स को हटाने के लिए उन्हें बड़े टाइट से पकड़कर ग्लू से चिपका देती है और फिर देखते देखते सारे रिंकल्स खत्म हो जाते हैं और टच करने पर उसकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है और एक बुढ़िया की स्किन लगती ही नहीं। फिर वह डोरा को वहाँ से जाने के लिए तैयार करती है और किंग का एक सोल्जर उसे लेने वहाँ पहुँचता है और उसके साथ चलते समय सोल्जर उसके रास्ते में दिख रहे दियो को बुझाते हुए चलता रहता है, क्योंकि डोरा ने ऐसी कंडीशन रखी थी। अब वह महल में उसे कमरे में लेकर जाता है जहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है और किंग भी डोरा के साथ अपनी रात गुजारता है और सब ठीक ठाक चलता है। लेकिन किंग को अपनी लवर का चेहरा देखने का मन करता है और वह डोरा के उठने से पहले एक कैंडल लेकर आता है और रोशनी में डोरा का चेहरा देखता है और देखते ही वह एकदम डर जाता है और सोचता है कि मैं रात भर इस बदसूरत औरत के साथ सोता रहा। फिर वह गुस्से में आकर उसके सोल्जर को कहता है कि इस बुढ़िया को खिड़की से बाहर फेंक दो और सोल्जर उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन गिरते समय नसीब से उसकी ड्रेस और बेडशीट पेड़ों पर अटक जाते हैं और डोरा नीचे गिरने से बच जाती है और उसी समय वहाँ एक विच आ जाती है और उस पर कुछ मैजिक करके कहती है कि ओल्ड लेडी को फिर से यंग बना दो और वह डोरा को एकदम यंग और सुंदर राजकुमारी जैसा बना देती है। और अगले दिन किंग जंगल में शिकार करने के लिए दोबारा जाता है और जंगल के बीच में खड़ी लड़की को देखता है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। डोरा को उसके महल में ले जाकर सबको बताता है कि यह मेरी होने वाली बीवी है और प्रॉब्लम यह है कि डोरा को कुछ याद नहीं होता कि वह कैसे यंग बनी, इसका कोई अंदाजा नहीं होता और उस विच ने ऐसा क्या किया यह भी उसको याद नहीं। अब इन दोनों की शादी फिक्स होती है। डोरा एमा को अपनी शादी पर इनवाइट करती है। उस दिन भी इनविटेशन कार्ड के साथ एक कॉकटेल ड्रेस भेजती है और एमा वहाँ पहुँच जाती है और डोरा से मिलते ही उसे विश्वास नहीं होता है और पूछती है कि तुम इतनी सुंदर कैसे बन। इसके जवाब में डोरा कहती है कि मैंने अपनी बूढ़ी स्क्रीन को नाइफ से काट के उतार दिया है और धीरे धीरे में वह यंग लेडी में बदल गई हूँ, और यह कहकर वह उसे बाहर भेज देती है और एमा भी घर के लिए निकलती है और घर जाते समय बहुत सोचती है कि डोरा इतनी खूबसूरत बन गई तो मैं क्यों नहीं बन सकती, मैं भी तो बुढ़िया हूँ और मैं भी यंग बनना चाहती हूँ। रास्ते में वह एक चाकू शार्प करने वाले आदमी को देखती है, उसके पास जाकर उसकी स्किन को हटाने के लिए हेल्प मांगती है और कहती है, मैं तुम्हें अपने सारे गहने दे दूंगी, बस तू मेरी स्किन उतार दो, और अपना कीमती नेकलेस उसे दे देती है। उस आदमी के मन में लालच आ जाता है। उसकी बात मानकर वह उसको एक जंगल में लेकर जाता है और एक पेड़ पर बांध देता है और उसके स्किन को एक एक करके चाकू से उतारने लगता है। और पूरी स्किन निकलने के बाद एमा महल की तरफ जाने लगती है और चलते चलते रास्ते में गिरकर मर जाती है। यहाँ महल में खुशी से चहकती डोरा अपनी स्किन पर आए हुए कुछ रिंकल्स को देख लेती है और वो फिर से बूढ़ी बनना फील करती है और किंग के देखने से पहले ही वह महल से बाहर निकलकर भागने लगती है और महल के बाहर निकलते ही वह फिर से ओल्ड लेडी में बदल जाती है और वह से भाग जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही दूसरी कहानी भी यहाँ पर खत्म होती है। अब देखते हैं मूवी की तीसरी कहानी, और यहाँ भी एक किंग को देखते हैं। वह एक छोटे कद का आदमी है और अजीब सा है। उसकी वाइफ कई साल पहले मर चुकी है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वॉयलेट है और किंग वॉयलेट को दिल से प्यार नहीं करता। अब एक दिन की अपने हाथ पर एक इंसेक्ट को देखता है जो उसका खून पी रहा होता है और उसे मारकर भगाने के बजाय वह उसको खुद अपना खून देता है और उसको पालता है। ऐसे ही रोज चलता है और वह इंसेक्ट खून पीकर बड़ा होने लगता है। वॉयलेट अपनी शादी के सपने देख रही होती है और उसको राजकुमार कैसा होगा, कहाँ से आएगा, इन सब के बारे में सोचने लगती है। लेकिन किंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने के बजाय वॉच पैरासाइट को पालना और उसके साथ खेलने में लगा रहता है। अब एक दिन जिस पैरासाइट को बड़े प्यार से पाला होता है वह बड़ा होकर किसी बीमारी से मर जाता है। फिर किंग उसकी बेटी की शादी करने की बात करता है और उसके लिए वह कंपटीशन रखता है और कहता है उस कंपटीशन में जो जीतेगा उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। और वॉयलेट भी मान जाती है, पर वो थोड़ा अपसेट होती है क्योंकि उसने अपने होने वाले हस्बैंड को खुद ही चुनना था और उसके पिता ने जल्दबाजी में सब कुछ अरेंज कर दिया है और किंग की बातों का मान रखने के लिए वह राजी जाती है। अब इस कंपटीशन के चर्चे उस देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होने लगते हैं। तो कंपटीशन यह होता है कि किंग ने उस पैरासाइट की स्किन निकालकर महल में रखी होती है और आने वाले राजकुमारों को उसे देखकर यह पता लगाना होता है कि इस पैरासाइट का नाम है।
किंग कहता है कि जिसने सही से पहचाना उसी से मेरी बेटी की शादी होगी और वह कई युवक आते हैं और स्किन को टच करते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसका नाम नहीं पहचान पाते। सब हार जाते हैं। तभी कुछ देर बाद अचानक वहाँ एक राक्षस कुल का आदमी आता है जिसका नाम ओग्रे होता है और दिखने में बहुत ही बदसूरत है। सोल्जर उसे अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन वह कहता है कि भाग लेगा और वह अंदर आकर उस स्किन के पास जाकर उस स्किन को सूंघने लगता है और सुना है कि राक्षसों की चीजों को सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। और ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद बहुत पैरासाइट का सही नाम बता देता है और यह सुनते ही वायलेट वहाँ से भागकर महल की छत पर जाती है। महल की छत पर जाकर सुसाइड करने का ट्राई करती है। तभी किंग उसके पीछे भागता उसको रोकता है और उसे समझाता है कि मैंने उसे अपना वचन दिया है और एक राजा का वचन भगवान के वचन के समान होता है। तुम मर गई तो यहाँ मेरा वचन को कौन निभा सकता है। प्लीज मेरी बेटी वचन का मान रखो। और ऐसा सब कहकर उसे बहलाता है और फाइनली वह मान जाती है और वह ओग्रे के साथ चली जाती है। वह एक पहाड़ पर एक गुफा में रहता है और उस पहाड़ पर चढ़ाकर उसी गुफा में जाकर उसे बंद कर देता है। फिर वह कई दिन वहाँ बैठकर रो रही होती है। अब एक दिन ओग्रे जब शिकार करने निकलता है तब वायलेट सामने वाले पहाड़ पर एक लेडी को देखती है और उसको बचाने के रिक्वेस्ट करती है और उसके साथ क्या हुआ यह सारी बातें बताती है। अब यह सुनकर वह लेडी भी इस पर वायलेट की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और थोड़ी देर बाद वह अपनी फैमिली के कई लोगों को वहाँ लेकर आती है ताकि वायलेट की हेल्प कर सके। सब मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। वह सब सर्कस में काम कर रहे होते हैं। वे लोग एक लंबी रस्सी की सहायता से उस पर चलकर वायलेट को बचाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी ओग्रे भी आ जाता है और वह उस रस्सी से लटक जाता है। पर जैसे ही वायलेट उस आदमी के साथ दूसरे किनारे पर पहुंचती है वे लोग चाकू की सहायता से रस्सी को काट देते हैं और ओग्रे नीचे गिर जाता है। अब यह सब सोच रहे होते हैं कि ओग्रे पहाड़ से गिरकर मर गया होगा। तभी कुछ समय के बाद ओग्रे वापस आता है और वह जख्मी होता है। सर्कस वाली फैमिली जिसने वायलेट को बचाया होता है उनके घर को ढूंढता है और उन्हें एक एक करके सभी को मार डालता है और फिर वायलेट को देखता है, उसका पीछा करता है और वायलेट एक गुफा के अंदर छुप जाती है, लेकिन उसको ढूंढ लेता है और वहाँ जाकर उसको पकड़ लेता है और वायलेट के पास और कोई रास्ता न होने पर वह उसको एक्सेप्ट कर लेती है और ओग्रे का गुस्सा भी कम हो जाता है। तब उसकी गर्दन काटकर उसको मार डालती है और उसके कटे सर के साथ अपने पिता के महल में जाती है और अपने पिता यानी किंग से मिलती है और वह अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और किंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वायलेट से माफी मांगता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वह वायलेट को रानी बना देता है और सभी लोग बड़ी धूमधाम से जश्न मनाते हैं। और इसी के साथ यह तीसरी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अपनी राय कमेंट में देना। आपका दिन शुभ हो।